फ्रेंड्स, आपका विजय एक्सपोर्ट्स मास्टरी चैनल में स्वागत है। और आज मैं इस एपिसोड में आपको ब्लॉकचेन के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा। मैंने पिछले कुछ एपिसोड्स में ये टॉपिक शुरू किया था, जिसमें मैं आपको ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी का जो फॉरेन ट्रेड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग में जो रोल है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी है, जो कि एक इंटरनेट से भी बड़ी रिवोल्यूशन सिद्ध होने वाली है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझ के इसकी जो एप्लीकेशंस हैं फॉरेन ट्रेड में एक्सपोर्ट्स में वो क्या हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके ज़रिए आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, बहुत बड़ा आदमी बन सकते हैं आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, अगर आप इसको समझ लें। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक इसकी बेसिक समझ में नहीं आएगी तो आप एक बहुत बड़ी सोच लेके एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट नहीं कर सकते। तो इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा ये चैनल जो विजय एक्सपोर्ट्स मास्टरी चैनल है, जिस पे मैं इस तरह की वीडियोस समय समय पर लेके आता हूँ आपके फ़ायदे के लिए, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट्स अपने डालिए और शेयर कीजिए। तो इसके साथ ही मैं आपको दोस्तों आज ये बताना चाह रहा हूँ, जो मेरा मेन एम है इस एपिसोड में, वो ये है कि ये ब्लॉकचेन क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी क्या खासियत है, इसके क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं। तो आपको मैं वन बाय वन ये चीज़ें बताऊँगा। तो ऐसे बताऊँगा कि आपको धीरे धीरे इसका कंसेप्ट समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो ब्लॉकचेन क्या होती है? ब्लॉकचेन किसी भी क्रिप्टो करेंसी का एक बेस होता है। तो ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं, इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इसकी ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे इंटरनेट का सिर्फ बेस एक डाटा इकट्ठा करना ही नहीं था, आज इंटरनेट हर जगह यूज़ हो रहा है, उसकी एप्लीकेशन आप जानते हैं क्या क्या है। तो ब्लॉकचेन का भी वही एक स्वरूप है, बहुत बड़ा स्वरूप है, एक बिल्कुल नया कंसेप्ट है। उसका यूज़ करके आप क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ब्लॉकचेन है वो एक तरह की एक जायंट लिस्ट है, शेयर्ड लेजर। मैंने आपको इसका एग्जांपल पिछले एपिसोड में भी दिया था। जैसे एक अकाउंट्स का लेजर होता है, उसके पेजेस होते हैं, ऐसे ही इसमें बैचेस होते हैं। हर बैच में करीब 1800-1900 के करीब, जैसे बिटकॉइन वाले केस में 1800-1900 ट्रांजैक्शन का डाटा होता है और उसकी एक चेन बन जाती है। जैसे रजिस्टर में पेजेस की एक चेन होती है, ऐसे ही ब्लॉकचेन में इन ब्लॉक्स की, जो इन्फॉर्मेशन ब्लॉक्स हैं, इसकी चेन होती है, इसलिए इनको ब्लॉकचेन बोलते हैं। तो ये जायंट लिस्ट है, शेयर्ड लेजर। शेयर्ड इसलिए बोलते हैं कि ये दुनिया भर में 10,000 20,000 कंप्यूटर्स में कॉपी इसकी शेयर हो जाती है। वो इसलिए करना ज़रूरी है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना होने की वजह से 10-12 हज़ार कंप्यूटर में होगी, तो उसमें टेक्निक लगा के ये इंश्योर करने की कोशिश की जाती है कि जो भी शेयर्ड लिस्ट हो उस पर मैनिपुलेशन पॉसिबल ना हो। और एक व्यक्ति उसको कर ही नहीं सकता, क्योंकि सब पे वो करेगा तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, वो सारे कंप्यूटर्स को कंट्रोल करना एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। तो शेयर्ड लिस्ट होने से क्या होता है कि जो जेन्युइन कॉपी है, जो यूनानिमस कॉपी है, जो मेजॉरिटी लोगों के पास है, वो एक जेन्युइन कॉपी, ट्रू कॉपी वो रहती है। तो इसलिए उसको झुटलाना या उसको मैनिपुलेट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये एक तरह की जायंट लिस्ट है, शेयर्ड लिस्ट। ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई इसका माय बाप नहीं है, कोई इसका सेंट्रल अथॉरिटी, कोई रेगुलेटर नहीं है इस लिस्ट का। ये तो सारी दुनिया में जग जाहिर है, सबके कंप्यूटर्स में, बहुत सारे हज़ारों कंप्यूटर्स में इसकी कॉपी स्प्रेड हुई हुई है। तो ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज है, जिसके अंदर क्राउड, जो कंप्यूटर्स की क्राउड है, वो यूनानिमिटी क्रिएट करती है कि भाई हाँ सच्चाई क्या है। तो एक कोई व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति नहीं है इसका। कि जैसे एक समझ लीजिए एक गाँव होता है, गाँव के अंदर दो तरीके से गवर्नेंस हो सकती है। या तो उसका कोई चौधरी होगा, तो वो जो चौधरी होगा वो एक तरह का राजा है उस गांव का, जो बोलेगा वही फाइनल है। तो वो एक सेंट्रल अथॉरिटी हो गई। और ऐसा भी गांव हो सकता है जिसमें कोई चौधरी नहीं है, कोई एक सिंगल कोई मेथड नहीं है, कोई पंचायत भी नहीं है। एक बस ये है कि गांव में जितने भी घर हैं वो लोगों को इकट्ठा करके डिसीजन लिए जाते हैं। तो जो क्राउड जो बोलती है वही माना जाता है। तो एक ये भी तरीका होता है। तो ये इस तरह का तरीका है, डिसेंट्रलाइज तरीका है, फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड। और ये स्कैटर्ड है, जैसे मैंने बताया था आपको, स्कैटर्ड रिकॉर्ड है
कि कंप्यूटर में आज इंटरनेट को यूज़ करके आप उसको पूरी दुनिया में ट्रांसफ़र कर सकते हो, रियल टाइम में कॉपी कर सकते हो। कंप्यूटर्स अगर उनको कोई मोटिवेशन है उसको कॉपी को रखने की, तो वो ढूंढ के और अपने कंप्यूटर में रखने की कोशिश करेगा। तो उनको नोट्स बोलते हैं, यानी कि दुनिया भर में जितने भी कंप्यूटर हैं जिनके पास ये जायंट लिस्ट की कॉपी है, वो सारे नोट्स हैं। और वो जो नोट्स हैं वो इस जायंट लिस्ट को स्कैटर्ड तरीके से रखते हैं, और वो सारे के सारे आपस में नेटवर्कड हैं इंटरनेट के थ्रू। तो ये जो पॉसिबल हो पाया, ये जो ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, ये आज इंटरनेट के ज़माने में ही पॉसिबल है। इंटरनेट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया, क्योंकि इंटरनेट के वजह से दुनिया भर के सारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी सर्वर्स हैं, वो आपस में नेटवर्कड है और आपस में रियल टाइम में कम्युनिकेट कर सकते हैं 24/7 365 डेज ईयर, जो इंसान भी नहीं कर सकता। तो ये काम वो कर सकते हैं, कंप्यूटर्स कर सकते हैं। और ये जो वेरिफिकेशन होता है, यानी कि जो ट्रांजैक्शन उसमें हुई हैं उसको वेरीफाई कौन करेगा, क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो है नहीं, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो उसको वेरीफाई करने का जो मेथड है वो एक तरह का यूनानिमिटी, क्राउड यूनानिमिटी यानी कंसेंसस बेस्ड है। यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर्स, मेजॉरिटी कंप्यूटर्स जो बोलेंगे, यानी कि मोर देन 50% यानी 51% या उससे ज़्यादा जो कंप्यूटर्स बोलेंगे, वही डाटा को वेरीफाई माना जाएगा, फाइनल डाटा माना जाएगा। तो कंसेंसस यानी कि बहुत मेजॉरिटी कंसेंसस वाली बात है इसके अंदर। तो जो वेरिफिकेशन हो रहा है वो एक डिसेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है। जैसे मैंने बताया था आपको, गांव वाला एग्जांपल दिया था कि उसमें कोई चौधरी नहीं है गांव का, सारे गांव वाले आपस में मिलके इकट्ठे होते हैं और वो डिसीजन लेते हैं। यानी कि वेरिफिकेशन किसने किसको पैसा दिया या नहीं दिया, इसको कौन वेरीफाई करेगा, ये एक डिसेंट्रलाइज तरीके से इसमें वेरिफिकेशन होता है। तो ये जो मैंने बताया आपको फ्रेंड्स, ये बताया कि ये ब्लॉकचेन क्या होती है, तो इसके फीचर्स क्या होते हैं, करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा और मैं स्लाइड्स आगे बढ़ूँगा तो आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊँगा, तो आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये ब्लॉकचेन क्या होता है, बिटकॉइन क्या होता है और इसको किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप इनको समझोगे तो आगे आपको इनको अप्लाई करने का तरीका समझ में आएगा, इसका कंसेप्ट समझ में आएगा। और जब कंसेप्ट समझ में आएगा तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें सोच सकते हो और एक बहुत दूर की सोच रख सकते हो। कोई ऐसी नई चीज़ लेके आ सकते हो मार्केट में जो कि किसी ज़माने में अमेज़न के ओनर ने मार्केट में डाली, या टेस्ला के ओनर ने डाली, या माइक्रोसॉफ्ट के ओनर ने कोई ऐसी चीज़ें डाली जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, उनको यूज़ करके जो आगे की सोच रखी उसको मार्केट में लाए तो बहुत बड़े आदमी बने। तो आपको भी वैसे ही करना है। तो इसको समझने के लिए कि आप एक बड़ा आदमी कैसे बन सकें, एक बड़ा प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकें, तो आपको एक नई टेक्नोलॉजी जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपको आगे अपने इन लेक्चर्स में लेके आता रहूँगा और आपको बताऊँगा कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, जिससे कि आप में से बहुत सारे लोग इसमें बहुत अच्छा एक एप्लीकेशन क्रिएट कर पाएँ और एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, डिसेंट्रलाइज्ड वेरिफिकेशन होता है। तो ये क्या होता है, ये कैसे डिसेंट्रलाइज्ड वेरिफिकेशन कैसे काम करता है, ये बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने बताया कि कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं है वेरीफाई करने के लिए, तो इसको वेरीफाई करने के लिए प्रोफेशनल वेरीफायर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, ये जो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं इनको बिटकॉइन माइनर भी बोलते हैं। अगर हम बिटकॉइन का एग्जांपल लेके चलें, क्रिप्टो करेंसी का, जो मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ ये ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, तो ये लोग बिटकॉइन के जैसे केस में इनको बिटकॉइन माइनर बोलते हैं, या कोई भी क्रिप्टो करेंसी है उसके वो माइनर्स हैं। वो एक तरह के प्रोफेशनल वेरीफायर है। प्रोफेशनल इसलिए हैं कि वो जो वेरीफाई करते हैं उसके लिए अपनी फ़ीस लेते हैं वेरीफाई करने की। वो फ़ीस कैसे होती है वो मैं बताऊँगा आपको। तो वो फ़ीस होती है, उनको रिवार्ड मिलता है। रिवार्ड कैसे मिलता है कि जब वो वेरीफाई करते हैं, जो अपने एफर्ट डालते हैं वेरीफाई करने के लिए, तो जो करेंसी है उसका एक छोटा सा हिस्सा एक नया क्रिएट होता है, यानी कि जनरेट हो जाता है, मार्केट में एक्स्ट्रा आ जाता है। जैसे कि कोई करेंसी होती है, आज यूएस डॉलर करेंसी है, तो यूएस डॉलर मार्केट में कैसे आएगी, यूएस गवर्नमेंट उसको छापेगी, यानी कि छापेगी तो वो नया नोट आएगा, नया नोट मार्केट में आएगा तो वो ऐड होगा। तो ऐसे ही बिटकॉइन ऐड हो रहे हैं
इस वेरिफिकेशन प्रोसेस के साथ ही जुड़ा हुआ है वो ऐड होना, और वो इसीलिए इसको माइनिंग बोला जाता है। यानी माइनिंग का मतलब कुछ आप क्रिएट कर रहे हो, नए बिटकॉइन को मार्केट में ला रहे हो, और वो बिटकॉइन के जो ओनर होते हैं वो ये वेरीफायर होते हैं। तो ये वेरीफायर्स जो होते हैं उनको उनकी फ़ीस के रूप में ये बिटकॉइन रिवार्ड मिलता है। तो ये क्या करते हैं, माइनर्स क्या करते हैं, ये जो ब्लॉक्स होते हैं, मैंने आपको बताया था ये ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स होते हैं, उनकी चेन होती है। यानी कि लेजर का अगर एक पेज बोले तो एक ब्लॉक हो गया, ऐसे ही इसके अंदर कोई बिटकॉइन के केस में 1800-1900 के करीब ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में आ जाती है। तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो हैं इनका काम है बिटकॉइन माइनर्स का, उनको वेरीफाई करना बैचेस को, इन्फॉर्मेशन को, जो ब्लॉक बोलते हैं इनको। ईच ब्लॉक कंटेन्स अ फिक्स नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे बिटकॉइन के ब्लॉक के अंदर करीब 1800-1900 2000 तक भी ट्रांजैक्शन हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन की ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन किस टाइप की है। तो आपने ये ब्लॉक को वेरीफाई किया, और ब्लॉक को वेरीफाई करने के लिए जो आपको रिवार्ड मिलता है वो उनकी फ़ीस होती है। और ये जो रिवार्ड होता है, जैसे बिटकॉइन के केस के अंदर अभी जो गोइंग रिवार्ड है, एक ब्लॉक के ऊपर आपको 6.25 आपको बिटकॉइन के करीब मिलता है, जो हर 4 साल में हाफ हो जाता है। यानी कि पिछले साल ही इसका जो रिवार्ड था वो 12.5 था बिटकॉइन, जो कि अब घट के 6.25 रह गया है। पर 6.25 भी अब बहुत बड़ी वैल्यू रखता है, क्योंकि एक बिटकॉइन की जो कीमत है पिछले साल कोई 11-12 हज़ार डॉलर थी और आज 60,000 डॉलर है। तो 6.25 भी एक्चुअली बहुत बड़ा रिवार्ड है एक तरह से। और जो जैसे मैंने बताया आपको कि ब्लॉकचेन कैसे बनती जाती है, जैसे नए नए ब्लॉक वेरीफाई होते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं, तो जो जायंट लिस्ट है वो और भी जायंट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज के इस एपिसोड में आपको बताया कि ये जो ब्लॉकचेन की बेसिक क्या है, वेरिफिकेशन कैसे होता है, डिसेंट्रलाइज्ड वेरिफिकेशन। अभी आप आगे के मेरे कुछ एपिसोड देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा, और मैं आपको क्लैरिफाई करूँगा कि ये सारा प्रोसेस कैसे काम करता है। तो आपको धीरे धीरे इसके बेसिक कंसेप्ट का समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे आपको शुरू में जब इंटरनेट आया था तो उसको समझने में टाइम लगा था, ऐसे ही ब्लॉकचेन को समझने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। ये बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे मैं आपको आगे इसकी एप्लीकेशन पे लेके जाऊं और इस एप्लीकेशन से बहुत बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं, ये समझाने की कोशिश करूं, स्पेशली फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले जो एपिसोड हैं और जो मैं आगे नई नई तरह की वीडियोज़ लाता हूँ इस चैनल पे, वो आप देख पाएँ, उसके नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर दें और इस वीडियो को शेयर करें।